सोचिए, हर देश अपने लोगों से कुछ बुनियादी वादे करता है। सम्मान से जीने का वादा, बराबरी का वादा, अपनी बात कहने की आज़ादी का वादा। पर क्या हो अगर सत्ता यानी पावर खुद ही इन वादों के लिए खतरा बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र की एकदम नींव में होता है। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो एक आम नागरिक को राजशाही या तानाशाही जैसी व्यवस्थाओं से बचाती है? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने संविधान में ही छिपा है। जी हाँ, ये है हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। संविधान के पार्ट 3 में दिए गए ये अधिकार ही वो ढाल हैं। पता है इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? ये नाम 1215 के इंग्लैंड के उस ऐतिहासिक दस्तावेज से आया है जिसने पहली बार राजा के बेगाम ताकत पर लगाम लगाई थी। ठीक उसी तरह हमारे मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं और नागरिक को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हमारे पास एक ढाल है, लेकिन इस ढाल को इस्तेमाल करने से पहले चलिए इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। आखिर इन अधिकारों को मौलिक मतलब फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? ये आम कानूनी अधिकारों से अलग कैसे हैं? देखिए, फर्क बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। एक तरफ हैं साधारण अधिकार जो संसद के बनाए आम कानूनों से मिलते हैं। सरकार चाहे तो उन्हें आज बना दे, कल बदल दे या हटा दे। लेकिन मौलिक अधिकार ये तो सीधे संविधान की गारंटी हैं। सरकार इन्हें किसी मामूली कानून से छीन नहीं सकती। इन्हें बदलने या हटाने के लिए आर्टिकल 368 के तहत एक बहुत ही मुश्किल संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और यही बात इन्हें मौलिक बनाती है। तो ये ढाल हमें बचाती किससे है? संविधान कहता है राज्य से। अब ये राज्य सुनने में सिर्फ केंद्र सरकार जैसा लगता है ना? पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें संसद, राज्य की सरकारें, आपकी पंचायत, नगरपालिका और यहां तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। मतलब सत्ता के हर रूप के खिलाफ ये एक सुरक्षा कवच है। और सोचिए, अगर राज्य इस ढाल को तोड़ने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? यहीं पर आता है हमारा असली ब्रह्मास्त्र, आर्टिकल 13, जिसे हम न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। और 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस ने तो इस शक्ति को और भी मजबूत कर दिया, ये कहकर कि संसद संविधान की मूल संरचना को ही नहीं बदल सकती। चलिए अब इस ढाल की पहली और सबसे जरूरी परतों को खोलकर देखते हैं। ये हैं समानता और स्वतंत्रता के अधिकार। हमारे लोकतंत्र की कह सकते हैं जान है ये। आर्टिकल 14 से 18 ये पूरा बंडल समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है? सिंपल, कानून के सामने सब बराबर हैं। और आर्टिकल 15 ये धर्म, जाति, लिंग या जन्म के जगह के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक इंसाफ पसंद समाज बनाने के असली औजार हैं। और इसी अवसर की समानता से एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं जटिल विषय जुड़ा है, आरक्षण। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये पॉलिसी कैसे धीरे धीरे विकसित हुई। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। 1953 में पहले कमीशन से लेकर 1979 में मंडल कमीशन की सिफारिशों तक, और फिर 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने 50% की सीमा तय की। ये समानता के अधिकार का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। अच्छा, जब समाज में समानता की नींव रख दी तो उसी पर खड़ी होती है आज़ादी की इमारत। आर्टिकल 19 हमें 6 सबसे बुनियादी आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने और उसे जाहिर करने की, शांति से इकट्ठा होने की, ग्रुप या संघ बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा या व्यापार करने की। सच कहूं तो यही आज़ादियां एक जिंदा लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन इन सब अधिकारों में से अगर किसी एक को सबसे जरूरी चुनना हो तो वो शायद होगा आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसकी कहानी तो कमाल की है। देखिए, शुरू में AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक बहुत ही सीमित मतलब निकाला, लेकिन फिर आया मेनका गांधी केस और कोर्ट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। उस एक फैसले का असर जानते हैं क्या हुआ? जबरदस्त। जीवन के अधिकार का मतलब ही बदल गया। इसका दायरा इतना इतना बढ़ गया कि आज इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जो शायद संविधान बनाने वालों ने भी नहीं सोची होंगी।
जैसे निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहां तक कि चैन से सोने का अधिकार भी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ साथ विकसित होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ढाल के कुछ और हिस्सों को देखते हैं जो शोषण के खिलाफ और हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी की रक्षा करते हैं। ये ढाल सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं है बल्कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की भी रक्षा करती है। आर्टिकल 23 ये सीधे सीधे इंसानी तस्करी और बंधुआ मजदूरी जैसी घिनौनी प्रथाओं पर रोक लगाता है। वहीं आर्टिकल 24 बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों से बचाता है, उनके बचपन को सुरक्षित रखता है। ये दोनों आर्टिकल मानवीय गरिमा की रक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसकी विविधता है ना। और हमारा संविधान इस खूबसूरती को बहुत अच्छे से समझता है और उसकी रक्षा करता है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। ये हर इंसान को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। साथ ही ये भी पक्का करता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और इसी तरह आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। ये उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने और चलाने का अधिकार भी देते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक बुनावट को बनाए रखने की एक बहुत जरूरी गारंटी है। तो हमने इस जबरदस्त ढाल की लगभग सभी परतों को देख लिया है, लेकिन एक सवाल है, ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर कोई इन्हें ना माने तो इन्हें लागू कौन करवाएगा? मतलब एक अधिकार के बिना ये सब सिर्फ कागज पर लिखे शब्द रह जाते। वो कौन सा अधिकार है जो इस पूरी ढाल में जान डालता है? संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो था आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो चाबी है जो इस पूरी ढाल को एक्टिवेट करती है। ये आर्टिकल इतना खास क्यों है? क्योंकि ये हर नागरिक को एक अनोखी, एक असाधारण शक्ति देता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और कोर्ट के पास इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, हेबियस कॉर्पस, मतलब शरीर को पेश करो। ये किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़ाने के लिए है। दूसरा, मैंडमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी अधिकारी को अपना काम करने का आदेश देता है। तीसरा और चौथा, प्रोहिबिशन और सरसोराई, ये निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकते हैं। और पांचवां है क्वो वारंटो, जो पूछता है किस अधिकार से। ये किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे को चुनौती देता है। तो जैसा हमने देखा, ये ढाल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है कि ये असीमित नहीं है। मतलब कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, इन पर कुछ वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। चलिए अब इसे याद रखने के एक आसान तरीके के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इतने सारे अधिकार हैं, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन ये स्लाइड एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताती है। देखिए, समानता के अधिकारों के लिए डाउट, आर्टिकल 19 की आज़ादियों के लिए सामरो और दूसरे जरूरी अधिकारों के लिए क्लियरली। ये जानकारी को याद रखने का एक शानदार तरीका है। तो ये हैं हमारे मौलिक अधिकार, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये एक वादा है, हर एक नागरिक के लिए सम्मान, आज़ादी और न्याय का वादा। लेकिन एक सवाल तो मन में रहता ही है कि दशकों पहले बनाई गई ये ढाल आज के समय की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कितनी मजबूत है। इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत